हेलो एवरीवन। आज 8 और 9 मार्च के न्यूज़ टुडे के इस अंक में आप सभी एस्पिरेंट्स का स्वागत है। और सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह सुर्खियों को देखते हैं। इसमें जो महत्वपूर्ण न्यूज़ आर्टिकल है, कुल 4 न्यूज़ आर्टिकल को आज शामिल किया गया है। और एक जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, मतलब 4 में से 3 जो है महिला से संबंधित है। महिला से संबंधित मुद्दे पे, महिला से संबंधित जो विकास है। हमने हमारे यूपीएससी के सिलेबस में हमने देखा है सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण, ये जीएस पेपर 2 में है, सोशल जस्टिस और एम्पावरमेंट। इस और पेपर 1 में महिला से संबंधित मुद्दे। तो जीएस 2 और जीएस 1 के लिए एकदम इंपॉर्टेंट मटेरियल है। इससे पहले भी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से संबंधित जो न्यूज था हम लोगों ने कवर किया था। आज 3 अलग-अलग विषयों पे, एक तो क्या सबसे पहला न्यूज आर्टिकल क्या कवर करेगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के संदर्भ में, इसके क्या-क्या आयाम हैं, क्या-क्या किए जा रहे हैं, भारत के संदर्भ में क्या-क्या किया जा रहा है, महत्वपूर्ण पहल क्या है, क्या प्रमुख चुनौतियां हैं। एक तो ये, दूसरा भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की क्या भूमिका है, जो कि पहले की तुलना में अभी काफी बढ़ी है। जो जो अधिकारी नीचे से लेकर ऊपर तक जो महिलाओं की भूमिका बढ़ी है जो आर्म फोर्सेस में, उसके बारे में बातचीत करता है। लेकिन अभी भी बहुत लंबा पड़ाव अभी बाकी है इस आधी आबादी की को पूर्ण प्रेजेंटेशन देने के लिए। और इसी से जुड़ा हुआ है न्यायपालिका में भी महिलाओं का के प्रतिनिधित्व पे। अभी हाल फिलहाल में सीजीआई के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई है एक पब्लिक मीटिंग में कि भारत में अगर न्यायपालिका को समाज की वैधता प्राप्त करनी है, मतलब समाज की नजरों में पूरी तरह से फेयर, पारदर्शी और बराबरी वाला दर्जा प्राप्त करना है, तो आवश्यक है उसमें ये आधी आबादी जो है महिलाओं की, उनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिए जाने चाहिए। और इसके लिए जो उपयुक्त उपाय हैं, जो सुधार किए जाने चाहिए, उस पे काम किया जाना चाहिए। तो वो पूरा का पूरा संदर्भ है न्यायपालिका के संदर्भ में। तो 3 अलग-अलग संदर्भों में हम लोगों ने देखा। और अंत में जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, ये भी डायरेक्टली इनडायरेक्टली जुड़ जाता है महिला मुद्दे से, समाज के कमजोर वर्ग से। लेकिन ये एज ए होल हम लोग देखेंगे लोक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है। लोक स्वास्थ्य, क्योंकि लोक स्वास्थ्य एक कल्याणकारी राज्य के नाते हमने देखा है कि भारत के संविधान में लोक स्वास्थ्य जो है प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है। सब तक पहुंचाना सबसे पहली बात, लोक स्वास्थ्य और उससे संबंधित सेवाओं की। और क्या बहनीय मूल्य पे, जो कि कोई अंतिम व्यक्ति भी, गरीब व्यक्ति भी, समाज का कमजोर तबके के व्यक्ति भी उसे अफोर्ड कर पाए। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। तो इसी श्रृंखला में भारत सरकार के द्वारा जो ये परियोजना प्रारंभ की गई कि जन औषधि, मतलब औषधि की पूर्ति, जो प्रमुख, मतलब जो महत्वपूर्ण औषधियां हैं उसकी जो पूर्ति हो सके सुलभ तरीके से, बहनीय तरीके से, उसके बारे में, उसको समर्पित पूरी तरह से। तो इस योजना के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कौन चालू करता है, क्या इसके आयाम हैं, क्या इसका महत्व है, और अन्य पहल भी क्या-क्या है। तो इससे ये 4 न्यूज़ आर्टिकल, इसके साथ-साथ कुछ संक्षिप्त सुर्खियां जिसमें कुछ शॉर्ट न्यूज़, जैसे डार्क नेट, अध्यक्ष लोकसभा पद के अध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया, शांति निकेतन, थर्ड अभी ईरान और इजराइल और अमेरिका में जो तनाव बना हुआ है और युद्ध चल रही है स्थिति, तो उसमें थर्ड मिसाइल की चर्चा हो रही है, तो उससे संबंधित ये शॉर्ट न्यूज है। महिलाओं की स्थिति पर आयोग, क्षरण का युद्ध, ये भी उसी युद्ध से, अभी ईरान युद्ध से ही संबंधित है। और डार्क ऑक्सीजन। तो हम लोग चलिए अपने पहले न्यूज आर्टिकल से स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे जो है ना, इसे मान्यता दी गई, महिला के अधिकारों की, महिला समानता को, और इसे समाज और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रक में लागू करने के लिए, सिर्फ इसकी बात नहीं बल्कि इसे लागू करने के लिए जो जो वैल्यू सिस्टम में बदलाव किए जाने चाहिए, पहला एक। दूसरा, जो कानूनी संरचना में बदलाव किए जाने चाहिए। तीसरा, जो इम्प्लीमेंटेशन के स्तर पे जो काम किया जाना चाहिए, शासन प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों में, सब
की बात की जानी चाहिए और सबके बारे में सोचा जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो यूएन के मंच से ही इसे मान्यता दी गई और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है मनाने की परंपरा चली है और ये डेट आप लोग काफ़ी पॉपुलर हो चुका है आज तो 8 मार्च जो है और ये 8 मार्च को था और इसका इस बार का थीम क्या था? राइट, जस्टिस, एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये हम लोग आगे भी देखेंगे तो यही हमारा संदर्भ है। इसीलिए जीएस पेपर 2 सामाजिक न्याय और कमजोर वर्ग, महिला सशक्तिकरण और अधिकार। अब चूंकि भारतीय संदर्भ में महिलाओं का जिक्र जो है काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि हमारी सामाजिक संरचना, आर्थिक संरचना और सामाजिक संरचना पे से जुड़ी हुई आर्थिक संरचना वो काफी बड़े पैमाने पे महिला अधिकारों को, महिला सशक्तिकरण को प्रभावित करती है। क्योंकि आज भी आधी आबादी जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जैसे जो बुनियादी सुविधाएँ हैं, उससे थोड़ा पुरुषों के मुकाबले पीछे हैं या उनका प्रदर्शन उतना संतोषजनक नहीं है। हालाँकि जो स्वतंत्रता काल से लेकर अभी तक अगर देखा जाए तो काफ़ी चीज़ें प्रगति हुई है। हम विशेष विभिन्न क्षेत्रक में महिलाओं की उपस्थिति देख सकते हैं, सेना में देख सकते हैं, विज्ञान प्रौद्योगिकी में देख सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में देख सकते हैं और यहाँ तक कि कृषि क्षेत्रक में भी। तो नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न क्षेत्रक में हम लोग देश और अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ती हुई भूमिका को देख सकते हैं। इसका सीधा-सीधा कारण ये है कि शिक्षा पिछले जो 70 सालों में जो शिक्षा पे जो काम हुए हैं, स्वास्थ्य पे जो काम हुआ है, अवसंरचना विकास किया गया है, उसके बाद कानूनी ढांचे में भी बदलाव किए गए हैं, इस सब में और इन सब के कारण जो मूल्य में बदलाव आए हैं, सब इसका सम्मिलित प्रभाव है कि महिलाओं की भूमिका बढ़ी है। लेकिन अभी भी जो है ना संतोषजनक स्थिति में अभी भी नहीं है। महिलाओं क्यों? क्योंकि जहाँ ये हम लोग एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट देख रहे हैं महिलाओं के प्रति, महिला अधिकार के प्रति, महिलाओं के न्याय के प्रति, वहीं एक नकारात्मक वातावरण भी है, एक नकारात्मक पक्ष भी है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाली हिंसा, महिला अधिकार की मान्यता नहीं दिया जाना, महिलाओं को पूर्ण प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाना, यहाँ तक कि उनको अपने परिवार के स्तर पे भी सामाजिक और आर्थिक रूप से समान अधिकार नहीं दिया, मतलब भू-स्वामित्व, मतलब लैंड होल्डिंग जो है आज भी बड़े पैमाने पर पुरुषों के हाथ में है। जबकि उनकी भूमिका लेबर फोर्स में बढ़ी है, घर में बढ़ी है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हम लोगों को एक समीक्षा के दृष्टिकोण से इसे देखना होगा इस आर्टिकल को कि क्या चीज़ें हुई हैं, क्या भारत में किया जा रहा है और क्या किया जा सकता है। तो इसको इसी तरह से इस न्यूज़ आर्टिकल को समझेंगे क्योंकि ये जो न्यूज़ आर्टिकल हैं तीनों महिलाओं से जुड़े हुए, तीनों जो है मेंस पर्पज़ से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, मेंस पर्पज़ से, ठीक है? और मेंस पर्पज़ से जीएस पेपर 2 तो है ही, इससे जो आपको मटेरियल मिलेगा जीएस पेपर 1 में भी जो सोशल इश्यू जो है, सोसाइटी वाला पक्ष है, उसमें भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं और बाकी प्रीलिम्स में भी जो कुछ संस्थाएँ आएँगी और कुछ चीज़ें आएँगी जो अन्य जो फैक्ट जुड़े हुए फैक्ट है, जो चर्चा में रहते हैं महिलाओं के कारण, जैसे सशस्त्र बलों में हम लोग देख लेंगे महिलाओं की भूमिका, तो वहाँ से भी प्रश्न प्रीलिम्स में पूछे जाते हैं। कुछ महत्वपूर्ण स्कीम्स होंगे, उस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जो खास करके काफ़ी पॉपुलर हैं, हम लोग देखेंगे इस पे। बाकी समझने में बहुत ज़्यादा समस्या नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हमने बात किया, दिवस और भारत का महिला नेतृत्व वाले विकास पर ध्यान। महिला नेतृत्व, अभी हम लोग क्या महिला केंद्रित की बात कर रहे थे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं महिला नेतृत्व, महिलाओं को ही नेतृत्व दिया जाए। तो ये अपने आप में क्या है, हमारे बहुमुखी उद्देश्य को पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो प्रेजेंटेशन बढ़ेगा, प्रतिनिधित्व सीधा। उसके बाद क्या? प्रतिनिधित्व बढ़ने से कारण क्या होगा उनके नीति निर्माण में डिसीजन मेकिंग में उनकी भूमिका बढ़ेगी। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चीजें क्या है कि डिसीजन मेकिंग में यहाँ पे हमने बात की डिसीजन मेकिंग में, नीति निर्णयन में और उसके बाद वो आदर्श बनेंगे, रोल मॉडल बनेंगे अन्य के लिए भी, जिससे कि हमने पहले भी सुना है ये बहुत फेमस जो है कोट है कि अगर एक महिला अगर पढ़ लिख जाती है तो पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसलिए क्यों? क्योंकि वो अपने जैसे और अपने परिवार में लालन-पालन का एक महत्वपूर्ण भूमिका आज भी है, केयर जुड़ा है उससे। तो समाज में इम्पैक्ट के दृष्टिकोण से, समाज में प्रभाव के दृष्टिकोण से काफ़ी बड़ा मुद्दा है ये, सामाजिक और आर्थिक, ठीक है? तो यही है, तो इसलिए
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 ये कभी-कभार प्रीलिम्स से पूछा जाता है कि क्या थीम है? तो याद रख ले, सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, न्याय एवं कार्यवाही, जो हम लोगों ने देखा था, राइट, जस्टिस और एक्शन। ठीक है? भारत का विकास दृष्टिकोण अब महिलाओं के विकास से बदलकर महिला नेतृत्व वाला विकास हो गया है, कि महिलाओं को नेतृत्व देना है और क्या, महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक प्रगति के चालक के रूप में मान्यता देना है। तभी तो हम लोग समान रूप से, मतलब समानता सिर्फ कहने से नहीं होगी, समानता दिखनी चाहिए। ये हमने पुराना कानून के छात्र से जानते हुए, कानून में बोला जाता है ना कि कानून, न्याय जो है ना, सिर्फ कहने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि न्याय होते हुए दिखना चाहिए। तो वही बात वही है यहाँ पे, कि आप पूरे के पूरे ढांचे में ऐसा परिवर्तन कीजिए जिससे क्या है कि उनको सबसे अधिक से अधिक नेतृत्व मिले, मतलब जितना उनका प्रेजेंटेशन है, संख्या, जनसंख्या है, और उसके बाद उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। और उससे क्या है कि उसको स्प्रेड भी किया, मतलब वो जो संदेश है उसे स्प्रेड भी किया जाना चाहिए समाज पे, जिससे क्या, मूल्यगत, अभिवृत्तिगत, ये पेपर 4 में भी होगा कि मूल्यगत और अभिवृत्ति जो एटीट्यूड है वो बदलाव होगा। हमने देखा है, एक उदाहरण मैं दे देता हूं, अभी ओलंपिक में अधिकतर बच्चियों ने अच्छा प्रदर्शन किया है भारत की तरफ से हमेशा। अब क्रिकेट में भी हमने देखा, तो इन सब का लाभ क्या है? इन सब का लाभ उसे देखकर अन्य बच्चियां भी ओलंपिक में मेडल ले रही हैं, खेल में को अपना रही हैं, जिन खेलों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व नहीं था, और भारत अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। उसी तरह स्पेस के क्षेत्र में हम लोग देख सकते हैं, उसी तरह से हम लोग अन्य क्षेत्र में भी देख सकते हैं, जहां एक महिला ने अगर अच्छा प्रदर्शन किया तो वहां पे, जैसे स्टार्टअप कल्चर, आज देखे होंगे आप, कितने महिला एंटरप्रेन्योर जो है ना, अपनी दम पे अपनी बड़ी कंपनियां खड़ी कर रही हैं। बहुत सारे स्टार्टअप जो यूनिकॉर्न हुए, जो महिलाओं के द्वारा चलाया जा रहा है। तो यही बात, पूरी क्रक्स यही था, एग्जाम्पल के रूप में हमने ये समझा। लेकिन बाधाएं क्या हैं? बाधाएं यही हैं, मतलब हमने मूल्य की बात की, अभिवृत्ति की बात की, कानूनी ढांचे की बात की, तो बाधा यहीं पे है। और क्षमता की बात की, जो क्षमता निर्माण करना था वो नहीं हो सका, पीछे रह गई महिलाएं। तो हम लोग देखेंगे क्या है, डिजिटल एरा है, और डिजिटल एज में अगर समाज का कोई वर्ग, चाहे पुरुष हो, महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, बच्चा हो, अगर डिजिटल शिक्षा उसके पास नहीं है तो कहीं वो अपना विकास नहीं कर सकता है। तो यही है, डिजिटल पहुंच की कमी। जाहिर सी बात है, समाज में क्या है, बराबरी नहीं थी, तो पुरुषों के पहले तो पढ़ाई ही का हक ही नहीं था, उसका पढ़ने लगे, उसका डिजिटल की तरफ जो है ना उनका रुझान नहीं था। तो ये चीजें, इंटरनेट तक पहुंच उनकी बढ़ानी होगी, एक। दूसरा क्या है, जो ऑनलाइन अवसर है उनका लाभ उठाने के लिए उनको प्रेरित करना होगा, उनके लिए उस तरह का सुरक्षित और सुलभ वातावरण निश्चित करना होगा। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, वही पुरुष सत्तात्मक समाज से हम लोग आते हैं, पितृ सत्तात्मक समाज से, जहां पुरुषों को महिलाओं के प्रति जो है ना, एक तो श्रेष्ठ भाव से देखा जाता है कि श्रेष्ठ है, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से इनकी क्षमता अधिक है, काम करने की क्षमता, सोचने की क्षमता, किसी भी काम को करने, बहुत सारे ऐसे पूर्वाग्रह हमारे समाज में हैं। तो उससे बाहर निकल के महिलाओं को भूमिका देनी होगी, उनकी मान्यता देनी होगी। तो यही है कि पारंपरिक भूमिकाएं जो है ना, महिलाओं को निर्णय लेने की शक्ति को सीमित करती हैं। और ये रूढ़िवादी सोच लैंगिक असमानता को जन्म देती है। मतलब इसका क्या है कि, मतलब अगर महिला है तो वो खाना बनाने तक ही सीमित हो सकती है, मतलब घर के घरेलू काम काज तक ही सीमित हो सकती है। उसके बाद घर के बाहर के काम, यहाँ तक कि बेसिक कार चलाना तक भी, ये काम महिलाओं का शोभा नहीं देता है। इस तरह की जो मान्यता है, वो जो वही पितृसत्तात्मक का जो कोर जो सोच है कि महिला और पुरुष में जो है ना, एक प्राकृतिक रूप से ही जो है ना अंतर है, उनकी क्षमताओं के आधार पर। मानसिक क्षमता कम है, उनकी शारीरिक क्षमता कम है, इसीलिए उनको कैटेगराइजेशन कर दिया गया कि उनको ये काम करना है, इनको ये काम नहीं करना। जबकि पुरुषों के लिए इस प्रकार की कोई बाधा नहीं है, पुरुष खाना भी बना रहे हैं और पुरुष काम भी कर रहे हैं। तो यही पूरा का पूरा कंसेप्ट है, इसको समझना है। अब आते हैं आर्थिक पक्ष पे। आर्थिक पक्ष में मैंने बात किया कि लेबर फोर्स, जो श्रम बाजार है, श्रम बाजार में अब चूंकि समाज में लैंगिक असमानता है, समाज में इस प्रकार की जो गैर बराबरी है, तो हम आर्थिक बाजार में भी देख सकते हैं, श्रम बाजार में भी, क्योंकि जो श्रमिक हैं उसमें भूमिका तो बढ़ी है महिलाओं की, लेकिन कहाँ बढ़ी है? क्योंकि क्या है कि जो महिलाएं हैं वो स्किल नहीं है, कौशल नहीं है सबसे पहले। अब शिक्षा भी ले लो आप, है ना, शिक्षा नहीं है, कौशल नहीं है,
जागरूकता नहीं है, कोई सामाजिक, आर्थिक, सरकारी, गैर सरकारी, पहले, अब तो बहुत ज्यादा है, प्रेरणा नहीं थी। जिस कारण से क्या है, अगर वो मजदूरी कर भी रही हैं तो क्या अनौपचारिक क्षेत्र में कर रही हैं, अनौपचारिक क्षेत्र में, जहां क्या बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा से ऐसे ही वो वंचित है। सामाजिक सुरक्षा का मतलब क्या, जो पेंशन है, आप जो फिक्स्ड इनकम है, वो सब चीजें तो वहां पे नहीं हो सकती है। इंश्योरेंस की सुविधा वहां नहीं हो सकती है। वहीं अगर आप किसी कंपनी में, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसकी बात करते हैं, या सरकारी या गैर सरकारी, तो वहां सारी सुविधाएं हैं। अगर आप का किसी भी कारण से कार्यस्थल पे एक्सीडेंट हो जाता है, या ऐसे एक्सीडेंट हो जाता है, तो आपके पास बीमा है। अगर मृत्यु हो जाती है तो बीमा है। तो ये सारी सुविधाएं तो वहां उपलब्ध नहीं है। और अन्य जो है शोषण जो है, तो वही 60% से अधिक महिलाएं जो है ना, कहाँ है, अनौपचारिक क्षेत्र में। तो जाहिर सी बात है, ऐसे ही क्या है, संवेदनशील क्षेत्र, संवेदनशील स्थिति में है। कार्यस्थल पे भेदभाव, और इस सब के बावजूद सबका असर वही कि कार्यस्थल पे भेदभाव ये एकदम विभिन्न स्तरों पे है। एक क्या, पहले एंट्री में ही भेदभाव है एक। दूसरा क्या, एंट्री के साथ साथ क्या, समान भेद व्यवहार नहीं है। समान व्यवहार मतलब क्या, अगर 100 रुपए अगर पुरुष को दिया जाएगा, तो 80 रुपए दिया जाएगा फीमेल को, क्योंकि मान के चला जाता है कि ये तो कम ही काम करेंगी, या इनसे कम ही काम होगा इनके लिए। तो क्या, आय के अवसर कम है, अवसर ऐसे भी एज ए होल वो भी कम है। तो यही समस्याएं जो है ना, प्रमुख बाधा बनती है। कदम क्या उठाए जा रहे हैं, हम लोग एक एक करके देखेंगे विभिन्न स्तरों पे, क्योंकि हमने समस्या को समझ लिया है, समस्या कहां है। तो लैंगिक रूप से उत्तरदायी सार्वजनिक निवेश की आवश्यकता है। सबसे पहले तो वही सार्वजनिक निवेश आगे किसे आना चाहिए, क्योंकि सामाजिक इस संरचनागत समस्या है, सामाजिक आर्थिक समस्या है, तो सरकार को आना चाहिए। सरकार को एक क्या है, लैंगिक समानता को, लैंगिक असमानता को खत्म करने के लिए एक बजटीय एलोकेशन किया जाना चाहिए। मतलब जो फिक्स्ड हो, एकदम इतना तो मिनिमम होगा ही होगा, और वो डिफरेंट मदों में जाएगा। इंश्योरेंस के लिए जा सकता है, हेल्थ के लिए जा सकता है, एजुकेशन के लिए जा सकता है, जो कि पूरी तरह से फोकस्ड होगा। तो ये काम हमारा किसके द्वारा किया जा रहा है, जेंडर बजट। ये हमने सुना है 2005-6 में पहली बार ये अवधारणा आई, जेंडर बजट। और 2000 अभी जो 25-26 का जो बजट आया हमारा, वित्त वर्ष 26 का जो बजट आया, जेंडर बजट 5.01 लाख करोड़ प्रस्तुत किया गया का बजट था वो, और जो कि कुल केंद्रीय बजट का 9.37% है, जो कि उल्लेखनीय वृद्धि इसको मानी जा सकती है। अभी तक की भारत का अब तक का सबसे बड़ा जेंडर बजट है। और जेंडर बजट में हम जानते हैं इसमें कि जेंडर बजट में बेसिकली क्या है कि अलग अलग बात नहीं की जाती, बल्कि क्या है कि इसमें क्या फोकस्ड होता है, पैसे को पूरी तरह से क्या किया जाता है कि लैंगिक समानता को खत्म करने वाली जो योजनाएं हैं उस पे केंद्रित किया जाता है, मतलब उसके लिए खर्च किया जाता है। इसीलिए 2005-6 की जब बात मैंने की जेंडर बजट में, पहले क्या होता था, इस जेंडर बजट में जो एलोकेशन होता था, जो आवंटन होता था, उसे 2 पार्ट में बांटते थे, पार्ट ए, पार्ट बी। और पार्ट ए में क्या, जो 100% जो ऐसी योजनाएं हैं जो महिलाओं पे केंद्रित हैं उसको दिया जाता था, और बाकी में क्या दिया जाता था, 99 से 30% पे, हाँ, जो महिलाओं के लिए केंद्रित है, महिलाओं पे, वो उन पे दिया। लेकिन इस बार एक महत्वपूर्ण बदलाव इसमें किया गया है कि इसमें पार्ट सी भी है। पार्ट सी क्या है कि 30% से जो कम है उसमें भी बात की जा रही है। तो आप समझो अब बात को, उसमें भी पैसा दिया जाएगा। तो आप समझो ये व्यापक किया गया है। तो मतलब क्या, इससे हमारे जो बजटिंग व्यवस्था है, मतलब जो पूरा का पूरा सार्वजनिक ढांचा है, जो सार्वजनिक व्यय है, उसको क्या क्या करने का प्रयास किया गया, उसको जेंडर जो है के आधार पे उसे उसे समान बनाने का प्रयास किया गया है, न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास किया गया है। और ये कहां से आया, ये यही संविधान में हमारा लक्ष्य था, यही नीति निर्देशक तत्व कहता है। नीति निर्देशक तत्व में यही लक्ष्य है राज्य के। तो इससे भी जोड़कर हम लोग देख सकते हैं। उदाहरण, प्रीलिम्स में, पॉलिटी में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि लैंगिक समानता को कम करने के लिए, या लैंगिक समानता को के भेदभाव को कम करने के लिए, से रोकने के लिए, कि निम्नलिखित में से कौन सी योजनाएं जो है ना इसके लिए, इससे संबंधित हैं। तो इसमें जेंडर बजटिंग भी एक लिखा रहेगा, या कौन से उपाय इससे संबंधित है, जेंडर बजटिंग। तो जेंडर बजटिंग हो जाएगा। और भी कुछ योजनाएं हो, जैसे लखपति दीदी, नमो ड्रोन दीदी, ये सब तो हम लोग लिख सकते हैं। या फिर इसको
मैंने तो आसान कर दिया कि महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए। इसमें डायरेक्ट लिखा रहेगा इसमें कि सामाजिक न्याय को बढ़ाने के लिए या सामाजिक रूप से समानता को बढ़ाने के लिए इनमें से कौन-कौन से योजनाएं। ऐसे पहले प्रश्न यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे 3 इस तरह की योजनाएं हैं। तो आप अगर इस कंसेप्ट को समझते हो तो बड़े आसानी से टिक कर ले जाओगे। तो और वहाँ ऐसा देखा गया है कि कन्फ्यूजन हो जाता है अगर आपको क्लियरिटी नहीं है इसमें। तो ये तो हो गया जेंडर बजटिंग। अब देखते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का निर्माण करती महिलाएं क्यों? क्योंकि हमने देखा कि अनौपचारिक क्षेत्र में है सबसे अधिक महिलाएं, और देश में आज भी क्या है कि कृषि जो है, कृषि क्षेत्र जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सबसे बड़ा रोजगार प्रदाता है, सबसे बड़ा। और महिलाएं अक्सर जो है ना ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका क्यों बढ़ी है? क्योंकि पुरुष पलायन कर रहे हैं कहाँ? शहरों में, और महिलाएं वहां पे। तो कृषि क्षेत्र में मुख्य रूप से बढ़ा है, और साथ साथ कृषि क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण स्तर पर, क्योंकि महिलाएं गांव में हैं, तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महिलाओं की भूमिका बढ़ी है, उनकी जिम्मेदारियां बढ़ी है। तो वही उसमें सरकार वहां पे फोकस कर रही है कि ग्रामीण स्तर पे जो महिलाएं हैं उन्हें सम्मान दिलाने के लिए इस प्रकार से व्यवस्था की जानी चाहिए। तभी जो है ना लोग क्या होगा, उनकी जो वो भावना है, जो मूल्यगत जो सोच है वो बदलेगी। क्योंकि महिलाएं अगर होगी उसे बोझ समझा जाता है, आर्थिक रूप से बोझ समझा जाता है। तो उसे लखपति बना दो, उसे कुछ ऐसा सहयोग। तो लखपति दीदी योजना 3 करोड़ से अधिक ग्रामीण महिलाएं अस्थायी उच्च आय वाली आजीविका बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से आगे हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है ये योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना, ये गांव की महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह के द्वारा बनाकर इस प्रकार की जो है ना 80% सब्सिडी के साथ कृषि ड्रोन खरीद लिया जाता है, और उसका उपयोग किसमें किया जाता है? कृषि और गांव में जो भी काम है, मतलब कृषि से संबंधित सर्वे के लिए और अन्य कामों के लिए, और वो ड्रोन चालक जो है महिला ही होगी। तो इससे क्या हुआ, एक स्किलिंग हुई, अप स्किलिंग हुई महिलाओं की। दूसरा, उसको देखकर भी और टेक्नोलॉजी क्षेत्र को के तरफ मुखातिब होंगे, जो अग्रसर होंगी महिलाएं। तो ये सारी चीजें जो है एक पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसमें एक नई मूल्य व्यवस्था निर्मित हो, एक नया एटीट्यूड निर्मित हो, और महिलाओं को जो कमजोर वर्ग था उसको सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो। उसी तरह से उद्यमिता, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है, रोजगार सबको दिया नहीं जा सकता। इससे अच्छा है कि सरकार इसके लिए काम करे कि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाए, सपोर्ट किया जाए। तो इसके लिए क्या आवश्यकता होती है? इसके लिए फंडिंग की आवश्यकता होती है। तो वित्तीय समावेशन, पीएम मुद्रा योजना हमने सुना है, लोन दिया जाता है, लाभार्थियों में 68% महिलाएं हैं। और कुल जनधन खातों, हमने पहले सुना था कि वित्तीय समावेशन का एक महत्वपूर्ण जनधन खाता, जिनका खाता नहीं है बैंकों में उनको बैंक से जोड़ने के लिए बैंक खोल दिया गया, उसमें 56% महिलाएं हैं। अब अगर सरकार कुछ ट्रांसफर भी करती है या कोई पैसा भी आता है तो महिलाओं के खातों में आएगी, तो ऑब्वियसली सशक्तिकरण हो गया। तो एक मार्ग है ये। स्टैंड अप इंडिया, इस योजना ने 2 लाख से अधिक महिला उद्यमियों को ग्रीन फील्ड उद्यम शुरू कर, मतलब जो पहली बार शुरू कर रही हैं। ठीक है। नया स्टार्टअप इंडिया, इसी तरह से 75,000 से अधिक महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स को समर्थन प्रदान किया। ये सब चीजें जो है ना मेंस परीक्षा में आंसर राइटिंग में भी हम लोग लिखने के लिए यूज कर सकते हैं मटेरियल के रूप में। उसी तरह से कौशल नवाचार और नेतृत्व, हमने देखा कौशल से संबंधित समस्याएं हैं, यही कारण है कि वो अनौपचारिक क्षेत्र में काम कर रही हैं, उनका औपचारिकरण नहीं हो पा रहा है उनके श्रम का। तो उनको ऐसे श्रम, ऐसे कौशल को जो सिखाए जाने की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के प्रशिक्षुओं में लगभग कितने 45% महिलाएं हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता, एक अलग मुद्दा कि सामाजिक न्याय, सामाजिक स्तर पर जहां भी असमानता है या भेदभाव है, अगर कानून बनाने की आवश्यकता है तो वो कानून बनाकर भी उसे खत्म किया जाना चाहिए। जैसे कि ट्रिपल तलाक का मुद्दा, ये बड़ा मुद्दा था कि ये पहले चला रहा था कि 3 बार की तलाक बोलकर ही तलाक की स्थिति, और ये हमने बड़ा लंबा मामला चला है ये कि तलाक जो है ना ये अपने आप में क्या था, लैंगिक भेदभाव से, क्योंकि ये सिर्फ पुरुष को अधिकार था, सिर्फ पुरुष को अधिकार था, महिला को अधिकार नहीं था। तो इसमें क्या है, उसके अधिकार, सामाजिक और आर्थिक अधिकार कहीं ना कहीं कम हो रहे थे, जो कि क्या कि जो आर्टिकल 14 है, जो अनुच्छेद 14 है, उसी का सरासर उल्लंघन था, जो कि संविधान के समक्ष समानता की बात करता है।
कानून के विधि के समक्ष समता की बात करता है कि सब बराबर हैं। वो था ही नहीं, पुरुष को अधिक अधिकार थे, महिला को कम थे। तो ये चीजें जो है ना खत्म किया गया इस कानून से, तो इसको भी हम लोग कोट कर सकते हैं यहाँ पे। चलिए अब प्रश्न देख लेंगे। प्रश्न देखिए, इसमें बेसिकली क्या है, मैंने प्रयास यही किया है कि वो सारे जो कंसेप्ट है, जो फैक्ट हैं, उस सब पे आधारित प्रश्न बना दिया जाए, क्योंकि ऐसे प्रश्न इस तरह के इशू से आते हैं, स्कीम से जुड़े हुए, और जो कंसेप्ट है 2-3 स्कीम से पे आधारित स्टेटमेंट हो जाएगा, या फैक्ट कुछ हो, डेटा हो, आया है अभी छपा है तो, और उसके साथ साथ कुछ एक फैक्चुअल कंसेप्चुअल चीजें स्टेटमेंट डाली जा सकती है। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन, भारत में महिलाओं और रोजगार से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फैक्ट्स पे आधारित है कि भारत में 60% से अधिक महिलाएं अनौपचारिक क्षेत्र में कार्य करती हैं, और अनौपचारिक क्षेत्र की नौकरियों में अक्सर सामाजिक सुरक्षा लाभ उपलब्ध नहीं होते। इसको बांटा भी जा सकता है, इंश्योरेंस वगैरह वगैरह इसको लिखा जा सकता है, तो सी आंसर हो जाएगा, दोनों सही है ना। भारत के जेंडर बजट के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। काफी चर्चा में है, सबसे बड़ा है, तो जेंडर बजट पे आ सकता है प्रश्न। डायरेक्ट इकोनॉमिक्स का भी समझ सकते हैं इसे, सामाजिक न्याय से संबंधित भी समझ सकते हैं। वित्त वर्ष 2026 में भारत का जेंडर बजट 5.01, ये सब डेटा क्योंकि इंपॉर्टेंट है तो ध्यान में रख लीजिए, और ये परसेंटेज याद कर सकते हैं। ये कुल केंद्रीय बजट का लगभग 9.37% है। ठीक है, 2005-6 मैंने बता ही दिया कब स्टार्ट किया गया था। ABC बता दिया मैंने, ABC 3 ये डेवलपमेंट है, तो ये स्टेटमेंट पूछा जा सकता है। ठीक है, तो सी आंसर इसका। नमो ड्रोन दीदी स्कीम चूंकि काफी हाईलाइटेड हो गया है ये स्कीम, तो इसके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और इसका सीधा संबंध किससे है, स्वयं सहायता समूहों को कृषि ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित है। ठीक है, और क्या इसके तहत 15,000 SHG को 80% सब्सिडी के साथ, ये सब याद ध्यान रख लें, ये सब डायरेक्ट पूछ दिया जाता है कि नमो ड्रोन दीदी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से सही हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे लिख दिया जाता है ऐसे, तो आपको गलत पहचानना होता है। तो कभी कभी बड़ा आसान सा भी होता है, लेकिन वो ध्यान में नहीं रहने के कारण वहां पे मिस कर जाते हैं हम लोग। तो ये दोनों, एक और दो दोनों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम प्रतिनिधित्व की बात। CGI के द्वारा SC मतलब हाई कोर्ट कॉलेजियम में से महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए कदम उठाने के लिए कहा गया। तो मुद्दा यही है कि न्यायपालिका को अगर और पारदर्शी बनाया जाना है और सामाजिक वैधता प्राप्त करवानी है, तो ये आवश्यक है उसको लैंगिक आधार पे और न्यायपूर्ण बनाया जाए, जहां पे अधिक से अधिक और महिलाओं की एंट्री हो सके। एंट्री ही नहीं, बल्कि वो ऊपर ऊपर जो अपने विभिन्न जो पायदान पे ऊपर भी चढ़ सके, और उपरोक्त पदों पे मतलब जो उच्च पदों पे जो है ना वो जा सके। जैसे वो जिला न्यायालयों में जजेस के साथ साथ हाई कोर्ट में जजेस और सुप्रीम कोर्ट में जज, तो इस भूमिका में भी महत्वपूर्ण भूमिका मतलब उनकी देखी जा रही है। बढ़ाए जाने पे बल दिया जाना चाहिए, और पूरे के पूरी जो जो हमारा न्यायपालिका का ढांचा है, इस प्रक्रिया को इस तरह से जो डिजाइन किया जाना चाहिए या इसमें सुधार किए जाने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक महिलाएं आने के लिए प्रेरित हो। एक मतलब अंदर से भी प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा जो संरचनागत जो समस्याएं हैं, उसे भी आवश्यकता है उस पर भी काम करने की। तो यही पूरा का पूरा ये आर्टिकल कहता है ये। तो इसमें यही है कि न्यायपालिका महिलाओं को अधिक भागीदारी विश्वसनीयता के लिए महत्वपूर्ण है। विश्वसनीयता वही कि अगर 50% को अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो इस 50% का विश्वास कहीं ना कहीं कम होगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए चीजें जो है ना पारदर्शी हो पाना मुश्किल है, या जो उनकी सोच उनके आधार पे मतलब महिला केंद्रित जो विचार हैं, महिला केंद्रित जो विचार हैं उसको अधिक प्राथमिकता दिया जाना, इस पे प्रश्न चिन्ह लगा रहेगा। तो ये सब विश्वसनीयता को कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाएगा ये। और क्या अगर जस्ट इसका उल्टा होगा, अगर महिला को प्रतिनिधित्व दिए जाएंगे, तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व जैसे दिया जाएगा तो महिलाओं के मुद्दों, महिलाओं से संबंधित विचार, सोच, समस्याएं आदि पे जो है ना एक नया
व्यू जो है ना सामने आया, क्योंकि महिला खुद बैठी हुई है वहाँ पे जज के रूप में, लॉयर के रूप में। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कहीं हमारे जो है ना सोचने विचारने की जो है ना व्यापकता को जो है ना बढ़ाएगा, फलक को बढ़ाएगा। तो यही इसका पूरा का पूरा मतलब है। और ये एक कार्यक्रम था इंडियन वुमेन इन लॉ के प्रथम राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा ये बातें बोली गई कि न्यायपालिका में महिलाओं का अधिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है, उस पे बल दिया गया। और एक कुछ डेटा ये याद रख लो, ये भी फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा, डायरेक्ट प्रीलिम्स में प्रश्न आ सकते हैं। अभी वर्तमान में 33 सुप्रीम कोर्ट में जो है न्यायाधीश हैं, उसमें से मात्र 1 महिला है, ठीक है। उच्च न्यायालय में भी स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, 14.85% है। सेम इसी तरह से जिला अदालतों में भी 37% न्यायाधीश महिला है। ये तो न्यायाधीश की बात कर रहा हूं मैं। पूरे के पूरे लॉयर फेटर्निटी में जो है ना संख्या और कम है, मतलब लॉयर बनना ही नहीं चाह रहे महिलाएं और नई बच्चे, जिसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए। सुधार के उपाय क्या किए जाने चाहिए? उपाय यहीं पे, जैसे कि सबसे पहले तो वही एंट्री लेवल पे की नियुक्ति प्रक्रिया जो है वहां पे काम किया जाना पारदर्शी हो और समावेशी हो, कि लिंग के आधार पे मतलब कहीं से भी असमानता नहीं हो, भेदभाव नहीं हो, और कहीं से भी जो है ना महिलाओं के प्रति जो है ना बाधा ना उत्पन्न हो, ऐसी व्यवस्था हो। एक आरक्षण लक्ष्य, मतलब अगर ये ऐसे नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसे व्यवस्था अगर इस इतनी व्यवस्था होने के बावजूद भी आज स्थिति ये है, तो कोटा आधारित किया जाना चाहिए कि एक टारगेटेड कि इतने परसेंट जो है प्रतिनिधित्व तो दिया ही जाना चाहिए। जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं पंचायती राज संस्थाओं में, उस कानून में ही लिखा हुआ है 33%। अब वो कानून आया तो उसका लाभ ये हुआ कि बहुत सारे राज्यों ने उसको बढ़ाकर 50% कर दिया। तो ये एक बड़ा बदलाव आया। आज देखिए आप, इसका सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि पंचायती राज संस्थाओं में महिला जो प्रतिनिधित्व है, प्रतिनिधियों की संख्या, चुने हुए महिला प्रतिनिधियों को, मैं फिर से बोल रहा हूं, स्थानीय स्वशासन में ही बोल रहा हूं, उनकी भूमिका काफी बड़ी है, काफी बड़ी भूमिका है। तो ये कहीं ना कहीं प्रजातंत्र को मजबूत करता है, प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत करता है, उसमें समानता के बीज को जो है ना निचले स्तर से ही जो है ना वहां पे समावेश करता है। वही महिलाएं आगे जाकर राजनीति में अगले चरण में अपनी भूमिका अदा करेगी। तो यही चीज यहाँ पे किया जाना कि कोटा, यहाँ पे कानून बना के ही ऐसा कर दिया जाए कि आरक्षण कर दिया जाए, लक्ष्य उसको निर्धारित कर, मेंटरशिप नेतृत्व, और जहां भी सहायता की आवश्यकता है न्यायाधीशों को, मतलब जैसे जज जो हैं और ऐसे जो महिला वकील हैं उनको मेंटरशिप नेतृत्व कार्यक्रम वगैरह से, मतलब ट्रेनिंग की बात, ये पेपर 4 में भी काम आ सकता है। ये सब पॉइंट्स जो है ना, बेहतर कार्यस्थल, ये जो मैं बात कर रहा था अवसंरचना की, बहुत आपने देखा होगा अभी भी हाल फिलहाल में, जैसे जो सार्वजनिक जो मतलब जो भी पब्लिक ऑफिसेज वगैरह होते हैं वहां पे सेपरेट टॉयलेट वगैरह, और सेपरेट की बात अगर, अब तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफी डेवलपमेंट हुआ है काफी राज्यों में, लेकिन सेपरेट होने के साथ साथ हाइजीन भी होना चाहिए। ये सब बड़ा मुद्दा है ये सब। उसके साथ साथ सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए, सुरक्षित। तो ये चीजें हैं, पदोन्नति के अवसरों को मजबूत करना, और जाहिर सी बात है आगे बढ़ावा दिए जाने के लिए, प्रेरित करने के लिए, मतलब युवा वर्ग को अधिक से अधिक, तो उनको ऐसा होप भी दिखना चाहिए, आशा भी दिखनी चाहिए, अच्छा करियर ऑप्शन के रूप में वो चुन सकें। तो इसके लिए आवश्यक है कि पदोन्नति के अवसरों को भी मजबूत किया जाना चाहिए, कि उन्हें ऐसा ना हो कि एंट्री करके सिर्फ उसी लेवल पे जो है ना उन्हें रिटायर भी हो जाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होगा तो कोई जो है इसके लिए जो है ना अट्रैक्टिव करियर नहीं, ऑप्शन के रूप में नहीं चुन पाएगा ये। तो ये चीजें हम लोग देख सकते हैं, और लक्ष्य वही है कि एक विविधतापूर्ण, समावेशी और लैंगिक रूप से संतुलित न्यायपालिका बनाना। कम प्रतिनिधित्व के कारण क्या है? कारण वही है कि वरिष्ठता को महत्व दिया जाना, और ये फायदा किसको होगा? जिनका टेन्योर बहुत लंबा है। और इसमें क्या है, ऑब्वियसली पुरुष पहले से संख्या अधिक है, तो वो उनकी वरिष्ठता क्रम में जो है ना वो अधिक हो जाएंगे, और महिलाएं कम होंगी। तो ये चीजें, संरचनात्मक बाधाएं क्या है कि पुरुष प्रधान कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली की, कॉलेजियम नियुक्ति प्रणाली का एक सबसे बड़ी व्यवस्था ये है कि ये कॉलेजियम जो है ना, यहाँ पे कॉलेजियम के हाथ में शक्ति है यहाँ पे, और कॉलेजियम जिसे चुनता है वो व्यक्ति आगे जाता है, वो व्यक्ति, और वो चुनाव किसके आधार पर हो रहा है? वरिष्ठता के आधार पे।
तो उसमें पहले ही महिलाएं कम हैं, उसके बाद भी चुनने वालों में भी पुरुष हैं। तो ये सारी चीजें जो है ना कहीं पूर्वाग्रह वाली व्यवस्था को जन्म देता है और कहीं कि उनके पक्ष में संतोषजनक परिणाम नहीं आएंगे। कार्यस्थल संबंधी मुद्दा वही लैंगिक पूर्वाग्रह, खराब अवसंरचना आदि की सामना करना पड़ता है और पेशेवर विकास में बाधा डालेगा। प्रगति में बाधा, महिलाएं न्यायपालिका में प्रवेश तो करती हैं लेकिन योग्यता होने के बावजूद उच्च न्यायालय तक, वही प्रमोशन से संबंधित मुद्दा। तो यहां भी ये चीजें की जा सकती हैं कि टारगेटेड, अगर उच्च न्यायालय में भी अगर टारगेट होगा, कोटा होगा कि इतनी महिलाओं को लाना ही लाना है, तो ऑब्वियसली यहां से अधिक महिलाओं को यहां पे आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये चीज यहां पे लागू होता है। तो यही कारण, तो महत्व क्या है, लैंगिक समानता सुनिश्चित किया जा सकता है, लैंगिक संवेदनशील न्याय व्यवस्था, क्योंकि न्याय के लिए सबसे बड़ा बेसिक चीजें क्या है कि न्याय के लिए कि समावेशी होना चाहिए। समावेशी मतलब क्या, जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, लिंग के आधार पे, मतलब उसमें कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए ए बी सी एक्स वाई जेड में, कि जाति ए के प्रति ये, जाति बी के प्रति ये व्यवहार, ऐसा नहीं होना है। उसी तरह से सेम लिंग ए के प्रति ऐसा, लिंग बी के प्रति ये कब कम किया जा सकता है, जो सबको समान रूप से प्रेजेंटेशन दिया जाना चाहिए, तो तभी ये चीजें बदली जा सकती हैं। और क्योंकि अलग अलग जीवन अनुभव आएंगे, और जीवन अनुभव कोई कितना भी इंपैथी हो, मतलब समानुभूति हो महिलाओं के प्रति, लेकिन एक महिला जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से महिला होने के नाते जो महसूस कर सकती है, वो पुरुष नहीं कर सकता है। ये प्राकृतिक रूप से, ये बायोलॉजिकल सच है। तो ये चीजें जो है ना कहीं ये चीजें ऐड करेंगे। जन विश्वास और वैधता, यही हमने ये चीजें शुरुआत में पढ़ते हैं संविधान बनाने के क्रम में। ये हमने पढ़ा है कि संविधान के लिए एक सबसे बड़ी बात, एक आधारभूत बात क्या है कि इसकी वैधता होनी चाहिए। वैधता मतलब क्या, कि जिनके लिए संविधान बना रहे हो, सबसे पहले तो उन्हें पता होना चाहिए कि संविधान है, एक। दूसरा मतलब जागरूकता, और दूसरा क्या, मतलब कानून की ही ये बेसिक, कानून के लिए, किसी कानून को लागू करने के लिए बेसिक क्राइटेरिया है। तो वैधता होनी चाहिए, और वैधता क्या और क्या, सब लोगों के द्वारा उसे माना जाना चाहिए, मान्य हो, सामाजिक रूप से, नैतिक रूप से, कि नहीं ये सही है, तभी जाकर वो व्यवस्था चलती है, तभी जाकर वो कानून चलता है। और चूंकि संविधान हमारा क्या है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, सर्वोच्च कानून है इस देश का, सर्वोच्च कानून, सारे कानूनों की क्या है, ये जननी है। यहीं से सब मूल्य और नैतिकता सब यहीं पे है हमारा, तो सर्वोच्च नैतिकता यहीं पे। तो इसी में जो है ना ये चीजें दी गई। तो अब क्या उसी में हम लोगों ने पढ़ा है कि हम लोगों ने कि वैधता उसको आवश्यक होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए समाज के अनुरूप और नैतिकता के अनुरूप बनाया जाता है उसे, तभी तो उसे अधिकतर लोग मानेंगे। और जो लोग, क्योंकि उसमें दंड के भी प्रावधान है, तो तभी एक व्यवस्था बन पाएगी। तो संविधान और कानून का काम ये भी तो होता है, व्यवस्था बनाना। तो कुल मिलाकर यही बोला जा रहा है कि अगर एक बड़ी आबादी जो है उसके नजर में वो वैध नहीं है, उनके लिए वैध नहीं है, तो कहीं भी वो जो है ना विश्वास और न्याय को जो है ना हम लोग स्थापित नहीं कर सकते, या नहीं किया जा सकेगा। विश्वास और न्याय, रोल मॉडल, अधिक से अधिक महिलाएं होंगी तो जाहिर सी बात है रोल मॉडल। तो रोल मॉडल वाला कंसेप्ट हम लोग ये हर जगह जो है ना, ये कहीं भी महिलाओं से संबंधित मुद्दे हो, महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, रणनीति हो, तो वहां पर देख सकते हैं। हमने ड्रोन दीदी की बात की, वो भी एक रोल मॉडल है। ड्रोन चला रही है एक लड़की, जिस समाज में जो है ना वहां लड़कियों को स्कूल नहीं भेजा तो वहां ड्रोन चला रही है, तो अपने आप बहुत सारी महिलाओं को वो आकर्षित करेगा उस सेवा में जाने के लिए। ओलंपिक में मेडल जीतने का उदाहरण मैंने दिया, और अभी हमने एक बहुत बड़ा ज्वलंत उदाहरण देखा सेना में आकर्षण, आर्म फोर्सेस में जाने का आकर्षण। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, 2 महिलाओं ने नेतृत्व किया पूरी तरह से, पूरी के पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस को। तो वो कहीं ना कहीं, अब वो एक छोटी सी घटना ने, एक छोटे से गेस्चर ने पूरे भारतवर्ष में महिलाओं को, मतलब युवा महिलाओं को, बच्चियों को जो है ना कहीं प्रेरित किया होगा सेना से जुड़ने के लिए, और बहुत सारे लोग इसका सकारात्मक असर भी होगा। तो ये भी हम लोग रोल मॉडल वाला है। तो ये पेपर 4 में भी ये सब एग्जाम्पल मैं इसलिए कोट कर रहा हूं कि पेपर 4 में आपके काम आ जाएंगे। चलिए, न्यायपालिका में महिलाओं को कम प्रतिनिधित्व के संदर्भ में उनके कथनों में विचार कीजिए। सब वही सारे सही है। ठीक है, चलिए।
न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सेम वही, लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, न्यायिक निर्णयों में विविध दृष्टिकोण लाता है, ये न्यायपालिका को सामाजिक वैधता को मजबूत करता है। ठीक है। भारत की न्यायपालिका में महिलाओं की भागीदारी के फैक्चुअल पार्ट भी, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में भी काम आ जाएगा और कभी कभार एक आध स्टेटमेंट ऐसे वाले प्रश्न पूछ भी दिए जाते हैं। उच्च न्यायालय में लगभग कितनी महिलाएं हैं? 37% न्यायाधीश हैं। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं। चलिए, भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की बढ़ती हुई भूमिका, जो कि पिछले कुछ वर्षों से हमें सकारात्मक रूप से देखा है हमने अपने देश में। तो ये फिर से मैं वही बोलूंगा कि भारत में परंपरागत जो दृष्टिकोण था उससे आगे बढ़ते हुए महिलाओं को सबसे पहले एंट्री दी गई और एंट्री देने के लिए कानून में बदलाव किए गए जहां भी उपयुक्त थी, आवश्यकता थी। दूसरा, जो अब संरचनागत जो बदलाव किए गए जिससे महिलाओं की एंट्री हो सके, उनको प्रेरणा दी जा सके, उनके लिए आकर्षक बनाया जा सके और उनके लिए आसान बनाया जा सके। मतलब जिससे कि आसानी से जो है ना एक बड़ा वर्ग जो है ना एंट्री ले सके और अपना काम कर सके, उनको मौका अवसर दिया जा सके। तो इस पे बात करेंगे हम लोग, क्योंकि ये आंतरिक सुरक्षा में भी जो है ना काफी महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि सुरक्षा बल है तो सुरक्षा बल आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। और क्या कि आंतरिक सुरक्षा में बहुत सारे, अगर महिलाओं की भूमिका बढ़ती है तो आंतरिक सुरक्षा से संबंधित जो महिला से संबंधित जो मुद्दे होते हैं उसमें भी जो है ना महिला के दृष्टिकोण जो है ना कहीं केंद्रीय आधार पे होंगे। क्योंकि हमने हमेशा सुना है कि सशस्त्र बलों की कार्रवाई में महिलाओं के साथ जो है जाति या कार्रवाई में इस प्रकार की कार्रवाई देखी गई जहां पे महिलाओं की अधिकारों को ध्यान नहीं रखा गया। मानवाधिकार कार्यकर्ताओं या मानवाधिकार विश्लेषकों के द्वारा हमने हमेशा सुना है। लेकिन अगर वहीं दूसरी ओर अगर महिलाओं की भूमिका बढ़ रही है तो कहीं न कहीं महिला दृष्टिकोण सामने आएगा और जो सशस्त्र बलों का जो है ना एक जो समानुभूति वाला जो चेहरा है वो सामने आएगा और अधिक, मतलब उसकी विश्वसनीयता और अधिक बढ़ेगी। कि अगर समाज में किसी से बातचीत करना है, फोर्सेस को बातचीत करना है, तो अगर उसमें महिला अधिकारी है, तो कहीं न कहीं महिलाएँ भी उससे आकर्षित होंगी, उसके प्रति उसके बात में कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो ये चीज़ जो सबसे ज़्यादा आवश्यक है आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की नेतृत्व और परिचालन संबंधी भूमिकाओं का विस्तार दिया गया और आंकड़ा यहां भी दिया गया कि अधिकारियों की संख्या, महिला अधिकारी 2014 में लगभग 3000 थी, जो अब बढ़ के कितनी हो गई 11000। ठीक है, ये हम लोग कोट कर सकते हैं कहीं पे। अब महत्व क्या है? महत्व वही परिचालन क्षमता, युद्ध तत्परता और परिचालन संबंधी विविधता मजबूत करते। जैसे एग्जाम्पल याद कर लेंगे, ये सबसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कैप्टन हंसजा शर्मा रुद्र, ये लड़ाकू हेलीकॉप्टर है, उसमें पहली महिला पायलट बनी, ध्यान रहे। ठीक है, नेतृत्व का विस्तार, युद्धक तत्परता, निर्णय लेने वाली भूमिकाओं में भागीदारी, लेफ्टिनेंट जनरल साधना, ये सब एग्जाम्पल ही बहुत ज्यादा नहीं याद रहे तो अच्छी बात है। मेडिकल सर्विसेज में मेडिकल वगैरह जो विंग है, लॉ विंग है, उसमें महिलाओं की तो भूमिका थी ही पहले और भी बढ़ रही है क्योंकि उच्च पदों पे वो जा रही है महिलाएं, तो ये ध्यान रखेंगे। लैंगिक समावेशन और वैश्विक भूमिका, यूएन में जो शांति पीस कीपिंग फोर्स जाता है तो उसमें महिलाओं की भूमिका, महिला बटालियन की भूमिका है। तो ये बड़ा संदेश है विश्व स्तर पे भी कि हम महिलाओं को इतना भूमिका दे रहे हैं फ्रंट पे जाने के लिए। तो ये चीजें हैं, प्रतिबद्धता, भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है महिला अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे। उदाहरण क्या है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की लैंगिक समानता रणनीति, ये क्या है लैंगिक समानता रणनीति क्या, उसमें टारगेट क्या है 25% होना चाहिए। हम लोग लगभग उसके मुकाबले पहुंच चुके हैं, 22% तक महिला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया है। तो ये पॉजिटिव ये साइन है। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां वही हैं कि सीमित लड़ाकू भूमिका, अभी भी क्या है कि अधिकतर जगह पे कॉम्बैट के लिए जहां आमने सामने लड़ाई होती है वहां पे महिलाओं को लिए वहां पे कहीं ना कहीं रोक है, जैसे इन्फेंट्री में, पनडुब्बियों में, सबमरीन वगैरह में। दूसरी तरफ अवसंरचना में कमी क्या है? परिचालन क्षेत्र में लैंगिक संवेदनशील सुविधाओं की आवश्यकता, वही मैंने बताया ना, कोर्ट में जैसे बताया टॉयलेट की सुविधा और अन्य सुविधाएं भी। तो इस प्रकार की सुविधाएं। सामाजिक बाधाएं क्या? वही सेम कि लैंगिक रूढ़िवादिता, अभी भी क्या है कि बहुत सारे लोग
इस समाज से भी भेजना नहीं चाहते सेना में, एक ये भी समस्या है। जैसे कि महिलाओं की शारीरिक क्षमता, और कारण उसका वो है कि शारीरिक क्षमता और नेतृत्व कौशल, और दोनों तरफ से नेतृत्व कौशल पे प्रश्न चिन्ह लगा रहता है कि यह क्या ये काम करने में सक्षम है या नहीं है, या होंगी या नहीं होंगी। सरकार द्वारा उठाए गए कदम, भारतीय सेना की 12 शाखाओं और सेवाओं महिलाओं की अस्थायी कमीशन प्रदान किया गया है। एक 22 में राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी, उसमें प्रवेश दिया गया महिलाओं को। उसके बाद 21-22 में सैनिक स्कूलों में लड़कियों के लिए 10% सीट आरक्षित कर दी गई। तो वही आरक्षण काम आएगा ना, उतनी महिलाएं तो होंगी ही, लड़कियां तो, बच्चियां तो होंगी ही होंगी, जो आगे जाके सेना में जा सकती हैं, तो ऑब्वियसली, या आर्म फोर्सेस में, क्योंकि उनका जो एक तरह से बचपन से ही उनके अंदर भी जो है फोर्सेस से जुड़ा हो जाएगा एक तरह से। तो ये चीजें हम लोग कर सकते हैं। भारतीय भारतीय वायुसेना में महिलाओं को फाइटर पायलट स्ट्रीम और लड़ाकू भूमिकाओं में शामिल किया गया। स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ, लड़ाकू मिशनों के लिए अर्हता प्राप्त, तो ये नाम तो काफी पॉपुलर हो गया। अग्निपथ योजना के माध्यम से वायुसेना और नौसेना में महिला अग्निवीरों की भर्ती हो रही है। तो ये सब जो है उदाहरण भी हम लोग याद रख सकते हैं। चलिए, पहला प्रश्न क्या है कि भारतीय सशस्त्र बलों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों, वही जो डेटा था, दोनों सही। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना मिशनों में महिलाओं की भागीदारी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, वही जो डेटा है। ठीक है। HAL रुद्रा, ये इस प्रकार से की जो चीजें हैं ना, जो सेना से संबंधित मामलों से भी जुड़ा हुआ है, और महिलाओं का चर्चा में तो यूपीएससी जो है ना कहीं से उलट के पुलट के जो है ना पूछ सकती है। तो क्या है, HAL रुद्रा पे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एक महिला से संबंधित होगा कि जो उस महिला ने किया। दूसरा कि रुद्र हेलीकॉप्टर क्या है, उसके बारे में पूछा जा सकता है, क्योंकि पूरी तरह से पूरे युद्ध का माहौल है, जियोपॉलिटिकल टेंशन का माहौल है, तो इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और डिफेंस से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, डिफेंस स्पेस से संबंधित जो डेवलपमेंट हो रहे हैं आए दिन देश में, तो एक और दो दोनों। चलिए, अंत में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना, PMBJP, ध्यान में रखेंगे, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना नाम है इसका। देखिए, लोक स्वास्थ्य हमेशा से भारत की प्राथमिकता रही है, क्योंकि भारत एक क्या कल्याणकारी राज्य है, और अंतिम व्यक्ति का कल्याण करना संवैधानिक लक्ष्य है, परम संवैधानिक लक्ष्य है। तो इसलिए राज्य के लिए ये प्राथमिकता है कि प्रत्येक व्यक्ति तक जो लोक स्वास्थ्य की जो सेवाएं हैं और जुड़ी हुई जो सेवाएं हैं और उससे जुड़े हुए जो भी अन्य साधन हैं वो उपलब्ध करवाया जा सके, मतलब उनकी पहुंच हो सके, एक और आसान पहुंच हो सके, उसके साथ साथ क्या बहनीय मूल्य पे हो सके, जो कि उसे जो उनके जेब पे, मतलब जो उनके घरेलू खर्चों को अधिक ना बढ़ाएं। आज हमारे समाज में, मतलब हमारे भारत में, ये प्रत्येक घर की लगभग एक ही कहानी है कि उसका एक बड़ा खर्च खाने के बाद, अगर खाने के बाद एक बड़ा खर्च है तो मेडिसिन पे किया जाने वाला खर्च है, जो कि डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, मानवीय स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। तो देश का वही, फिर से मैं संविधान के लक्ष्य पे ही आता हूं, कल्याणकारी राज्य की के लक्ष्य पे, कि अगर कल्याणकारी राज्य के रूप में भारत को अगर स्थापित करना है तो ये आवश्यक है कि लोक स्वास्थ्य और लोक स्वास्थ्य से जुड़े जो भी महत्वपूर्ण फैक्टर हैं उस पर काम किया जाना चाहिए, जिसमें कि औषधि, महत्वपूर्ण औषधियों तक पहुंच सुनिश्चित किया जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए होनी चाहिए। तो इसी श्रृंखला में ये जो परियोजना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना एक मील का पत्थर साबित हो रही है, क्योंकि इसका काफी प्रसार किया गया है। और क्या, इसका 8वां जन औषधि दिवस भी है, अवेयरनेस फैलाने के लिए। 8वां 7 मार्च को ये होता है, 7 मार्च को, ध्यान में रखेंगे। ये सब चीजें छोटे छोटे फैक्ट हैं, पूछ लिए जाते हैं स्कीम से संबंधित, तो वहां पर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो मिस हो जाता है वहां पे यूपीएससी प्रीलिम्स में। तो पहला जन औषधि दिवस तो मैंने बात की 7 मार्च को होता है जन औषधि दिवस, ठीक है। योजना का नाम वही है, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। और प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, उस समय नाम क्या था इसका, प्रधानमंत्री जन औषधि परियोजना, PMBJP।
और 2008 में किया गया था, लेकिन 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कर दिया गया। नोडल एजेंसी कौन है, औषध विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय नहीं है, ध्यान में रहेंगे, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। औषध विभाग, रसायन और उर्वरक मंत्रालय। कार्यान्वयन एजेंसी कौन है, एक नई संस्था का नाम आ गया, फार्मास्यूटिकल एंड मेडिकल डिवाइसेज ब्यूरो ऑफ इंडिया। तो ये नया है, तो ये ध्यान में रख लेंगे, कभी भी पूछा जा सकता है। चलिए, प्रमुख पहल क्या है इस दिशा में जो इस योजना के अंतर्गत, सबसे पहला वही हमने देखा कि महिला अधिकारों की बात कर रहे थे, महिला न्याय की बात कर, सशक्तिकरण की बात कर रहे थे। तो जैसे कि हमने कि नैपकिन की सुविधा, क्योंकि महिला स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ एक बड़ा मुद्दा है हाइजीन, और हाइजीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है सैनिटरी नैपकिन, जो माहवारी के समय में, पीरियड्स के समय में महिलाओं के द्वारा प्रयोग किया, जो कि महंगा था, तो वही उसे सस्ता किया गया है 1 रुपए प्रति पैड की दर से। और इसमें क्या विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भूमिका कैसे, अब देखो ये जो पैड है, जो पहले जो आते थे ये सैनिटरी नैपकिन या पैड, वो आता था, उसकी कीमत अधिक थी, अभी भी बड़ी बड़ी कंपनियों, क्यों, क्योंकि वो प्लास्टिक बेस्ड है। ये क्या है, ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल है। इसका मतलब ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी पूछा जा सकता है कि ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या, ऑक्सीजन की के संपर्क में जैसे ही आएगा, मतलब पैकेट जैसे फटेगा और वो अगर कूड़े में फेंका गया तो वो क्या होगा, निम्नीकरण हो जाएगा, निम्नीकृत हो जाएगा, जैसे पेपर या कोई जैविक चीज है। यही हमने पढ़ा ना, बायोडिग्रेडेबल, जो आसानी से नष्ट हो जाए और मिट्टी में मिल जाए, ये चीजें, तो ये चीजें ठीक होती हैं ये। तो यही है ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल, ये परंपरागत प्लास्टिक से अलग पदार्थ है ये, तो ये ध्यान रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। ठीक है, जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप, ये सुगम मोबाइल ऐप, ये सब नाम एकदम याद में रख लें, कभी भी प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जो नागरिकों को नजदीकी केंद्र खोजने के लिए मदद करे, कि जैसे हम लोग आजकल तो हर चीज ढूंढते हैं ना गूगल पे, तो उसी तरह से ये सुगम मोबाइल ऐप है कि दवाओं की उपलब्धता भी जांचने के लिए कि यहाँ पे ये दवाई है या नहीं है, कीमतों की तुलना करने में मदद कर सकता है कि कहाँ पे सस्ती हुई, आप जाके ले सकते हो। जन औषधि केंद्र, इससे संबंधित ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। ये मेन क्या है, जन औषधि मतलब मेडिसिन, मेडिकल स्टोर समझ लो ये, ठीक है। तो जन औषधि केंद्र अलग जगह जगह पे भारत सरकार का ये पोस्टर लगा हुआ हमने देखा भी है। देश भर में सस्ती दवाओं तक पहुंच सुधारने और केंद्रों की विस्तार के लिए फ्रेंचाइजी आधारित JNK का विस्तार भी किया जा रहा है, फ्रेंचाइजी दिया जा रहा है, कोई भी खोल सकता है इसे। सहकारी क्षेत्र की भागीदारी, सहकारी क्षेत्र का जो बड़ा जो नेटवर्क है उसका फायदा लिया जा रहा है कि लास्ट माइल तक डिलीवरी करने के लिए। और और उसमें सहकारी समितियों का जो ग्रामीण नेटवर्क है उसका यूज किया जा रहा है। रेलवे स्टेशनों पर जन औषधि केंद्र खोलने की वजह से, बुक स्टॉल हमने देखा था पहले, देखते थे पहले, उसी तरह से जन औषधि केंद्र यात्रियों और प्रवासी श्रमिकों के सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना। मुख्य विशेषताएं क्या है, वही इसका नारा ही है कि सस्ती दवाएं और सस्ती सस्ती भी और अच्छी भी, ये इसका स्लोगन ही है। तो किफायती दवाएं, जन औषधि की दवाएं क्या ब्रांडेड दवाओं की तुलना में क्या 50% से 80%, ब्रांड जो है सेम सॉल्ट पे बने हुए दवाई का अपने ब्रांड वैल्यू, अपने मार्केटिंग के लिए जो है ना उसको चार्ज करती है। ये हमने पूरा मॉडल समझा ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का। लेकिन वही अगर सरकार कर रही है तो वो सारा पैसा कम हो जाएगा, तो 50 से 80% जो है ना दवाई का मूल्य कम हो सकता है। तो काफी बड़ा लाभ है, आप समझो, आप वो जो घरेलू जो खर्च हो रहा था घरेलू स्तर पे वो बचेगा, और बचेगा तो वो क्या होगा, बचत होगा, वो बचत। तो इससे क्या डायरेक्टली हमने क्या किया, घरेलू स्तर पे बचत। यही अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने पढ़ा है ना कि देश को, अर्थव्यवस्था को अगर बढ़ाना है तो 2 स्तरों पे बचत की आवश्यकता होती है। यही पढ़ते हैं हम लोग, एक हाउस होल्ड लेवल पे और दूसरा कॉर्पोरेट लेवल पे, यही है हम लोगों ने सुना है। तो ये हाउस होल्ड लेवल पे जो है ना, परिवार के स्तर पे जो है ना जो खर्च है उसका जो प्रमुख मद है आज पूरे भारतवर्ष में, चाहे गरीब हो, अमीर हो, मध्यम वर्ग हो, उस पे ये काम कर रहा है। तो ये बहुत बड़ी एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। दवा परीक्षण भी ऐसा नहीं, सस्ती भी और अच्छी भी, ये हमने स्लोगन में देखा। अच्छी मतलब कैसे, गुणवत्तापूर्ण हो, ऐसा नहीं कि साइड इफेक्ट या नकली दवाई वहां पे दिया जा रहा है या कम कारगर दवाई नहीं। वहां भी सेम वही जो बोर्ड है, राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड, इसको NABL बोलते हैं, नेशनल एक्रेडिएशन बोर्ड
फॉर टेस्टिंग एंड कोलैबोरेशन लैबोरेटरी, उसी के द्वारा मान्यता प्राप्त दवाई होंगे। तो आप जांच भी सकते हैं, जैसे किसी ब्रांडेड दवाई को आप जांचते हो, उसकी मैन्युफैक्चरिंग, उसकी जो भी बैच नंबर और ये सब चीजें। वित्तीय प्रोत्साहन, जो भी केंद्र संचालक है उनको 20% प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, मतलब अधिकतम 20,000 प्रति माह तक। उसका विशेष सहायता क्या है? विशेष सहायता मतलब जो जो केंद्र खोले जाएंगे जन औषधि केंद्र, उसमें अगर महिलाओं के द्वारा खोला गया, अनुसूचित जाति जनजाति, दिव्यांग, पूर्व सैनिक के द्वारा खोला गया, या फिर वो वैसे जगहों पे जैसे आकांक्षी जिला, हमने सुना है गरीब जिलों जिनका विकास किया जा रहा है, उत्तर पूर्व राज्य में है, हिमालय और द्वीपीय क्षेत्रों में खोले गए, तो वहां 2 लाख की एक मुश्त प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया है। तो ये कुल मिलाकर एक तरह से पूरा का पूरा इकोसिस्टम है, जिससे सस्ती और अच्छी दवाई, गुणवत्तापूर्ण दवाई जो है पहुंचाया जा सके अंतिम व्यक्ति तक, जिससे मानवीय स्वास्थ्य का जो अधिकार है, उसको जीवन का अधिकार उसको सुनिश्चित किया करवाया जा सके। प्रमुख उपलब्धियां क्या है? नेटवर्क का व्यापक विस्तार, इसके अलावा वही लक्ष्य होना चाहिए कि अधिक से अधिक अंतिम माइल तक पहुंचाने के लिए अधिक से अधिक स्टोर खोले जाएं। तो ये 18,000 से अधिक जन औषधि केंद्र स्थापित किए गए। जनता की भारी बचत हो रही है, वही जैसे मैंने 50 से 80% अगर दवाई का मूल्य कम है तो सब बड़ा बचत होना ही है। तो जून 2025 तक 7700 करोड़ की दवाएं बेची गई, जिसमें नागरिकों की लगभग 38,000 करोड़ की बचत हुई है। बहुत विस्तृत मेडिसिन बास्केट, 2000 से अधिक दवाएं और 300 से अधिक सर्जिकल आइटम उपलब्ध हैं, जो विभिन्न चिकित्सकीय श्रेणियों को कवर करते हैं। तो ये भी आवश्यक है कि अधिक से अधिक, ऐसा ना हो कि इसका यहाँ पे मिले ही ना अधिकतर दवाएं, तो ये भी प्रयास करना है कि अधिक से अधिक दवाइयों को तक बढ़ाना है इसे। तो ये कुल मिलाकर जो है ना, ये महत्वपूर्ण परियोजना है, इससे प्रश्न आ सकते हैं इस बार के प्रीलिम्स में। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या है? इसमें तीनों स्टेटमेंट सही होंगे, तीनों स्टेटमेंट। वही ऐसी जो स्कीम है उसमें डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं छोटे छोटे फैक्ट के साथ। वही जन औषधि केंद्र, ये इंपॉर्टेंट कड़ी है इसकी, तो उसमें भी जो है ना दोनों स्टेटमेंट सही हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल और SC ST और दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए उत्तर पूर्व हिमालय राज्यों में 2 लाख का एक मुश्त प्रोत्साहन, तो याद रख लेंगे 2 लाख। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना की मुख्य विशेषताओं के संदर्भ में यहां भी सेम वही है, तीनों स्टेटमेंट सही है। ठीक है, हाँ, तो अब हम लोग यहां से संक्षिप्त सुर्खियों को देखते हैं। इसमें जो सबसे पहली शॉर्ट न्यूज है वो है डार्क नेट। हम लोग ने सुना है, हमने देखा है पहले भी कि इंटरनेट जो हमें दिखता है वो जो है वो इंटरनेट का एक छोटा सा हिस्सा है। ये मतलब बर्फ के पानी में डूबे हुए बर्फ की तरह है। जैसे पानी में डूबा हुआ बर्फ जो ऊपर दिखता है वो मात्र जो है ना उसका 9-10% होता है, 90% नीचे होता है। उसी तरह से इंटरनेट भी है। इंटरनेट में जो सबसे ऊपरी हिस्सा जो हम लोग प्रयोग करते हैं, हम और आप प्रयोग करते हैं, उसे सरफेस वेब कहते हैं। और क्या उसके बाद जो बाकी का जो 90% मैंने बताया वो क्या है? डीप वेब और डार्क वेब। ये है डार्क वेब को आप सामान्य रूप से समझ सकते हैं कि वो गैर सामाजिक या वो जो गैर कानूनी तरीके से जो काम करने वाली जो अधिकतर चीजें, मतलब जो चीजें ट्रैक नहीं की जा सकती हैं, तो हो सकता है कि वो उसे कुछ लोग ऐसा भी करें जो आपराधिक गतिविधि के ना हो, अपनी पहचान छुपा के काम करना चाहें। लेकिन क्या है, डार्क वेब ही है वो जो अपराधियों के द्वारा, संगठित अपराधों के द्वारा, आतंकी संगठनों के द्वारा प्रयोग किया जाता है। और डीप वेब एक बड़ा इंटरनेट का जो है, जो कि हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते हैं। उसके लिए कुछ सामान्य सर्च इंजन से, उसके लिए कुछ स्पेशल ब्राउजर की भी आवश्यकता होती है, जैसे कि टॉर की, है ना, सॉफ्टवेयर या कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता होती है। ये हमने सुना है। तो इसी की बात की जाए। अभी हुआ क्या चर्चा में क्यों? क्योंकि एनसीबी जो है, जो नारकोटिक्स ब्यूरो है हमारी, उसने अभी क्या टीम कल्कि नामक एक अखिल भारतीय डार्कनेट ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। तो इसलिए ये चर्चा में है। और इंटरनेट का, वही मैंने बताया कि इंटरनेट का 100% हिस्सा में से अधिकतर हिस्सा जो है ना डीप वेब और डार्क वेब का है। चलिए, स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया लोकसभा में जो हमने अभी देखा, अभी हाल फिलहाल में चर्चा में ही था, ओम बिरला के संदर्भ में जो आया था विपक्ष के द्वारा जो मांग की जा रही थी, तो आज उस मांग पे
अध्यक्ष को हटाने की मांग पर प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा। इससे संबंधित प्रावधान क्या है? प्रावधान सबसे पहला संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 94 सी, 2 प्रावधान इसमें है। पहला तो ये अध्यक्ष उपाध्यक्ष के पद की रिक्ति, इस्तीफा और उन्हें हटाने से संबंधित है। दूसरा अनुच्छेद 94 सी कैसे? अध्यक्ष उपाध्यक्ष को लोकसभा के, ये ध्यान में रखेंगे रासमा नहीं, कि सभी तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है, उसका हटाने की प्रक्रिया क्या है? नोटिस दिया जाएगा। लोकसभा के महासचिव को कम से कम क्या 50 सदस्यों द्वारा समर्थित जो लेटर पे जो है नोटिस दिया जाएगा, लिखित नोटिस। प्रस्ताव पेश करने से पहले कम से कम 14 दिनों का नोटिस की आवश्यकता होती है। और चर्चा का चरण क्या? अध्यक्ष पीठासीन नहीं होगा उस समय, जिस समय चर्चा वो चल रही होगी उसके संदर्भ में। हाँ, लेकिन जो है मत देने की प्रक्रिया में वो पहली बार हिस्सा ले सकता है, लेकिन जब निर्णायक मत देना हो, मतलब टाई हो गई हो, वहां पे नहीं दे सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो भी एक सदस्य है, तो जब नॉर्मल मत की बारी आए तो वो अपने अधिकार को यूज कर सकता है एक सदस्य के रूप में। शांति निकेतन रविन्द्रनाथ टैगोर से संबंधित। अभी क्या है, बंगाल में हाल ही में बसंत उत्सव मनाया गया जो कि शांति निकेतन से संबंधित है। यह परंपरा सबसे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता रविन्द्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती शांति निकेतन में शुरू किया था। वही विश्व भारती विश्वविद्यालय है एक्चुअली, जो उनके द्वारा स्थापित किया गया था 1901 में बंगाल में। क्लियर? इस स्थल को एक आश्रम के रूप में स्थापित किया गया बेसिकली, और इसे 1863 में टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर ने अपना नाम दिया था। और बेसिकली है कुछ नहीं, ये प्राचीन भारतीय परंपराओं पर आधारित एक आवासीय विद्यालय, कला का केंद्र, गुरुकुल टाइप हम लोग समझ सकते हैं इसे। और 1921 में शांति निकेतन को एक विश्वविद्यालय बना दिया गया, की स्थापना कर दी गई और इसे विश्व भारती बोला गया, ऐसे नाम है। और सबसे बड़ी जो बात है यहाँ पे ध्यान में रखना है कि ये 2023 में यूनेस्को के द्वारा भारत के 41वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये सबसे बड़ा फैक्ट है। ठीक है, और इसमें हालिया अभी जो यूनेस्को के अन्य जो धरोहर स्थल हैं कुछ जो महत्वपूर्ण रूप से हैं, जैसे कि मोईदाम अहोम राजवंश का टीला, दफन प्रणाली, मराठा सैन्य परिदृश्य 2025 में ये किया गया, जो मराठों की जो किलेबंदी है, डिफरेंट किलों की जो ये पूरी तरह से परिदृश्य था, एक लैंडस्केप डेवलप किया था उन्होंने। तो ये दोनों, तो ये भी हम लोग ध्यान में रख सकते हैं, चर्चा में रहता है। थर्ड, इजराइल यूएसए और दूसरी तरफ ईरान के बीच में जो है ना अभी भू राजनीतिक संकट चल रहा है। दोनों की तरफ से जो है मिसाइलें छोड़ी जा रही हैं, दागी जा रही हैं। तो इसमें सबसे बड़ा जो महत्वपूर्ण हिस्सा है क्या, कि अपने डिफेंस सिस्टम का, और डिफेंस सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है इसी प्रकार के सिचुएशन में, जब डायरेक्ट वॉर की स्थिति होती है। तो वहां पे ये जो थर्ड है, ये थर्ड बेसिकली क्या है, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस मिसाइल रक्षा प्रणाली है। किसकी है ये? यूएसए के द्वारा। ठीक है ना, लॉकहीड मार्टिन कॉर्पोरेशन यूएसए के द्वारा डेवलप किया गया है। ये उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली है, छोटी मध्यम मध्यवर्ती दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है इसे। अभी चर्चा में क्यों है? क्योंकि ईरानियन जो है ना, इसका उपयोग ईरान के साथ चल रहे अमेरिकी इजराइल संघर्ष के दौरान किया जा रहा है। और ये भी हमने सोशल मीडिया में देखा कि ईरान के द्वारा इसको भेज दिया गया है। मतलब ईरान के द्वारा जो मिसाइल आ रहे हैं वो उससे ये रक्षा नहीं कर पा रहा है। मतलब बहुत सारे अफवाह भी हैं। तो ये कुल मिलाकर विभिन्न कारणों से चर्चा में है। ये तो है क्या प्रौद्योगिकी, क्या हिट टू किल, मतलब क्या गतिज अवरोधन का उपयोग करता है। यह पृथ्वी के वायुमंडल के अंदर बाहर दोनों जगह लक्ष्यों को नष्ट करता है। और क्या थर्ड, बैटरी में लगभग 95 कर्मी होते हैं, ट्रंक माउंटेड लॉन्चर इंटरसेप्टर मिसाइल शामिल होता है। और क्या हमारे पास कौन सा है इस प्रकार का एयर डिफेंस सिस्टम? S-400, जो अभी हमने कब देखा? ऑपरेशन सिंदूर के समय में, जो हमने कहां से? रूस से खरीदा था। ठीक है, क्लियर? चलिए, महिलाओं की स्थिति पे आयोग। अभी हमने महिलाओं के बारे में इतना देखा। ये महत्वपूर्ण संगठन है। महिलाओं की स्थिति पे आयोग के 17वें भारत संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हिस्सा लिया है। CSW 70। तो CSW क्या है? कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ ये वुमेन। तो ये क्या, इको एसओसी जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद जो है यूएन की, उसमें 1946 में स्थापित और आर्थिक और सामाजिक परिषद के तहत कार्य करता है। ये जो महत्वपूर्ण संगठन हमने पहले ही देखा है। और यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है। और यह बीजिंग घोषणा और कार्रवाई के मंच को कार्यान्वयन का भी निगरानी करता है। और हमने देखा जो पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। क्या है ये, कि भौगोलिक वितरण के आधार पे इको एसओसी द्वारा 4 साल की अवधि के लिए 45 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश जो है को चुना जाता है, जिसमें क्या
विभिन्न कॉन्टिनेंट से चुना, जैसे अफ्रीका से 13 सदस्य, एशिया से 11 सदस्य, भारत अभी भी इसका सदस्य है। तो ये सब स्टेटमेंट वाइज पूछे जा सकते हैं। लैटिन अमेरिका और कैरिबियन से 9 सदस्य, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 8 सदस्य एवं यूरोप से 4 सदस्य, इस तरह से। तो महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संगठन, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब क्षरण का युद्ध, मतलब वॉर ऑफ एट्रिशन। क्षरण मतलब क्या? क्षमता को कम करने की बात है। ये कब किया जाता है? सामने वाले जो अपने ओपोनेंट की जो है ना लड़ने की क्षमता को कम कर दी जाए। वॉर जीतने का एक तरीका ये भी है। सामान्यतः जो है लंबे चलने वाले जो वॉर हैं इसी रणनीति का हिस्सा होते हैं। मतलब ये एक तरह से वॉर टैक्टिक्स है कि युद्ध को इतना लंबा खींच लिया जाए जिससे क्या है कि अगर सामने वाले की तैयारी उतनी अच्छी नहीं है या सामने वाले की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है तो वो अपने आप एक समय के बाद उसकी सप्लाई लाइन खत्म हो जाएगी। उसकी सप्लाई हर तरीके से, आर्म्स, एम्युनिशन और रसद वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगी, लड़ने की क्षमता खत्म हो जाएगी। मतलब युद्ध को लंबा खींच लिया। ये सामान्यतः सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह की तकनीक जो है ना, इस तरह की व्यवस्था, मतलब जो टैक्टिक्स है जो ना डेवलप किया गया था। और उसमें हम लोगों ने सुना है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में ट्रेंच युद्ध का दौरान, मतलब ट्रेंच खोदकर उसमें सारा सामान लेकर बैठ जाना और दोनों आमने सामने सीमा। अब जिनका सामान या सप्लाई पहले खत्म होगा ऑब्वियसली वो जो है पीछे हटेंगे। तो ये यही था व्यवस्था। तो चूंकि अभी क्या है, ये यहाँ पे अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जो बढ़ रहा है तनाव, उत्तेजित क्षरण के युद्ध के रूप में वर्णित किया जा रहा है। ऑब्वियसली जिसकी सप्लाई खत्म होगी, क्षमता मतलब कम होगी, ऑब्वियसली वो क्या है, सरेंडर करने के लिए, मतलब वो युद्ध को रोकने के लिए आतुर होगा। तो यह स्थिति है। डार्क ऑक्सीजन, अभी तक हम लोगों ने ऑक्सीजन कहां सुना है? हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस की, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से ऑक्सीजन बनता है, ये पृथ्वी पर। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रक्रिया है। इसके अलावा कहां पर प्रक्रिया है? समुद्र की गहराई में कुछ ऐसे पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स हैं जिसमें प्रतिक्रिया होने के बावजूद ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। ये सामान्य रासायनिक अभिक्रिया है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीजन रिलीज होते हैं, कुछ में ऑक्सीजन गेन होता है, ये हमने पढ़ा है। तो ये कब होगा? जब उस प्रकार के रसायन मिलेंगे। तो ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल जो है, हमने निकल वगैरह, कोबाल्ट वगैरह सुना है हम लोगों ने, हिंद महासागर में भी है, जो काफी रणनीतिक रूप से इंपॉर्टेंट होता है किसी देश के लिए। तो उससे एक और महत्वपूर्ण प्रोडक्ट है डार्क ऑक्सीजन। तो डार्क ऑक्सीजन क्यों बोल रहे हैं? कि समुद्र की गहराई में जहां पे प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पे, तो ऑब्वियसली प्रकाश नहीं पहुंचता तो यहाँ प्रकाश संश्लेषण तो हो ही नहीं सकता। प्रकाश संश्लेषण तो यहाँ पे हो ही नहीं सकता ना, प्रकाश संश्लेषण यहाँ हो ही नहीं सकता, इसलिए इसको डार्क ऑक्सीजन बोल दिए। तो अगर पूछ दिया जाए कि क्या पृथ्वी पे क्या प्रकाश संश्लेषण के अलावा भी किसी मेथड से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, तो हाँ, ये सही है। तो ये डार्क ऑक्सीजन है। या डार्क ऑक्सीजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें जो ऑक्सीजन का उत्पादन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के मेथड से होता है। अगर ये स्टेटमेंट लिख दिया जाए तो ये गलत हो जाएगा ऑब्वियसली। तो महासागर से लगभग 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन उत्पादन की खोज की सूचना दी गई। वही वैज्ञानिकों ने कहा प्रशांत महासागर में। तो हमने पढ़ा है कि पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के जो है ना, दक्षिणी हिंद महासागर क्षेत्र में, मतलब जो अफ्रीका वाला तट है, प्रशांत महासागर क्षेत्र में, ऐसे 3-4 बेल्ट हैं। तो ये प्रशांत महासागर में अभी इस उत्पादन की खोज की सूचना दी गई है। महत्व क्या है? महत्व यही कि इस धारणा यही कि यहाँ पे इस मेथड से भी ऑक्सीजन बनाया जा सकता है जहां भी ऐसे समुद्र तल में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल की उपस्थिति हो। तो ऑक्सीजन अपने आप में कारगर चीज है। तो यहीं पे हम लोग अब आज के जो न्यूज टुडे है के अंक को जो कंक्लूड करते हैं। आप लोग सभी प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, सबको रिवीजन कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, इससे आपको पता चलेगा क्या याद रह रहा है, क्या भूल रहे हो, और इससे आप तैयारी को अच्छे तरीके से आगे बढ़ा पाएंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद।